नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। कहते हैं कि जब मामलात बिल्कुल हाथ से निकल जाएं, और उम्मीद तो खैर मुझे है, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी रेजिलियंट है, वापस आ जाती है। पहले मैं परेशान भी बहुत रहता था कि पता नहीं हमारे लोग खाएंगे क्या, किस तरह से गुजारा करेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा राज़िक है, तो वो मामला भी हो जाएगा। नौजवानों के लिए बहुत परेशान था कि पता नहीं हमारे मुल्क के नौजवान क्या करेंगे, फारिग बैठे हुए हैं, कहीं किसी गलत काम में न लग जाएं। फिर मैंने टिकटॉक देखी तो मैंने हमारे नौजवानों के काम देखकर ये तो जान लिया है कि ये भूखे नहीं मरेंगे, ये इनका रोज़गार कहीं ना कहीं से तो लग ही जाएगा। शरारत मैं नहीं छोड़ता, शरारत ज़रूर करता हूँ, मेरी आदत अपनी जगह बरकरार है, पर आते हैं। लेकिन बुरा फिर वही बात करूंगा, बुरी फिर मीडिया है। आप लोग जो टिकटॉक पे कर रहे हैं भाई, वो तो वाह 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 वाह, क्या बात है। खैर आगे चलते हैं। पाकिस्तान की मईशत जो है वो दबाव का शिकार है। परेशानी अपनी जगह, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी रिजिलियंट है। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, अमीरों की तादाद कम, गरीबों की तादाद बहुत ज्यादा है। और मसला बहुत बड़ा ये है कि क्योंकि वो ऑलरेडी सबसिस्टेंस लेवल पर हैं, तो उन्हें पता ही नहीं कि व्हाट इज बेटर देन व्हाट दे हैव, यानी उनको यही नहीं पता बेहतर जिंदगी होती क्या है। बहुत सारे लोग ये पप्पू बर्गर, डिस्को डांडिया बच्चे जो कि सुबह शाम पोस्टिंग करते रहते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, के साहब वो यूं और वी आर बिकम बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन और ये और वो, कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड विद द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कितने, आजकल तो रमजान है ना, रमजान के अलावा भी कितने लोग रात को भूखा सोते हैं, पता है आपको? पता है बेटा? वो टिकटॉक, बेटा आप दिन के अंदर 25 टिकटॉक बनाते हैं, आपको पता है कितने बच्चे भूखे सोते हैं रात को? हाँ आंटी, आप शाम का मेन्यू डिसाइड कर रही हैं कि इफ्तार पे कितनी डिशें होनी चाहिए, 32 या 38। आपको पता है कितने लोग भूखे सोते हैं? ओ अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लॉकडाउन है ना, हॉलीडेज हैं आपके लिए। आपको तो पता होगा कितने लोग भूखा सोते हैं? नहीं पता। अच्छा, यहां इंडस्ट्रियल एरिया है ना, यहां पर जरा कभी गाड़ी में आइएगा, मौका मिले ना कभी, तो यहां पे कचरा कुंडियों के पास रुकिएगा। जो खाना कहां नहीं जा रहा मुझसे पता है, जो खाना जानवर छोड़ देते हैं, जानवर, उस खाने में से चुन के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे खाना उठाकर खाते हैं। पता है? नहीं पता था, नहीं पता था। ये बातें कभी नहीं बताई जाएंगी। नो 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 नो, हमेशा बातें बताई जाएंगी स्टैंडर्ड इंग्लिश, IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF। यूं हो गया वो। गरीब आदमी मेरा गिरेबान पकड़ के पूछेगा सड़क पर, अली नासिर तू टीवी पे बैठ के इतने ड्रामे करता है, हमारी बात भी तो कभी किया कर, कभी दर्जन केले के दाम बता दे, किन्नू तो अब मार्केट में खत्म हो गए, बोला कभी तरबूज खरबूजे के रेट बता दे। तो टीवी पर आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मनफी हो गई, मस्बत हो गई, तिजारत हो गई, फलां। थोड़ी अवामी बात भी करेंगे। और अब जो ये मसला हमारे मुल्क पे आ गया है, इससे अब निकलना कैसे है, इसके बारे में तो इतने प्रोग्राम कर लिए, लेकिन करता रहूंगा। हो सकता है मामला किसी समझ जाए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल हैं, जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब, साबिक सीनियर नायब सदर, FPCCI भी रहे हैं, इसके अलावा जो है अहम ओहदों पर फाइज रहे। माजरत सर, थोड़े जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू करता हूँ। बात यह कि दिल में थोड़ा दर्द है इन लोगों के लिए, कहता हूँ भरपूर नहीं है, गलती होगी मेरी, लेकिन जिन हालात की मैंने अक्कासी की है, इनके मुतालिक आपका तजिया लेता हूँ। मुझे बताया जा रहा है छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपके साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात मैंने शुरू की, ज़ाहिरी बात है, जज्बाती अंदाज में, ताकि आपके जज्बात जो हैं वो थोड़े से गरमा भी दूं और हालात से आप थोड़े वाकिफ़ भी हो जाएं, क्योंकि हम लोग ये सौदा लेने देने के चक्कर में भूल जाते हैं कि हकीकत क्या है
पाकिस्तान के हक़ाइक़ क्या हैं, यहाँ के हालात क्या हैं, क्योंकि आप ये, मैंने मासी से पूछा, मैंने ड्राइवर से पूछा, ये वाली जो पब्लिक है हमारी, ये पता नहीं पाती मसाइल को। खैर एनीवे, मैनी पीपल हैव फाउंड देयर वे टू सक्सेस। और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो ही सीन ऑल द वेदर्स, मेरा ऐसा ख्याल है। तो बेग साहब, बात जो आपसे आगाज़ किया था मैंने बात का, उसको आगे लेकर चलते हैं। बात यह है कि अब इससे निकलने के लिए हल, मैंने बहुत सारे आपसे जो तजवीज़ें हैं वो लेनी है, क्योंकि मैं सोल्यूशन बेस कर रहा हूँ। तो आपके नज़दीक जो हल हैं वो हमें बताएं, फिर मैं आगे जाऊँगा। थोड़ी सी FBR के मुतालिक भी बात हो आज। जी पहली चीज़ तो ये है कि FBR की नई टीम माशाल्लाह मिस नौशीन अमजद साहिबा की चेयरपर्सन है, वो उन्होंने काम कर रहे हैं और फास्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है रिफंड्स का, विच इज़ एन एक्सलेंट सिस्टम बिकॉज ट्रांसपेरेंसीज भी है, मैनुअल उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट अकाउंट्स में रिफंड्स क्रेडिट हो जाते हैं और बहुत लोगों को 100 बिलियन के करीब जो रिफंड्स थे उसमें से मेजॉरिटी लोगों को रिफंड मिला और लोग को बहुत बड़ा कैश फ्लो का और लिक्विडिटी का मसला। ये एक अच्छी चीज है, बिकॉज आई थिंक दैट इफ शी इज डूइंग इट देन शी इज ट्राइंग टू रिवर्स द डैमेज व्हिच वाज डन बाय द प्रीवियस टैक्स रेजीम, और उससे जो है वो हमारी तिजारत और सरहद तकरीबन तबाह हो गई थी, लेकिन उसको अगर वो रिवाइव करना चाह रही हैं तो दिस इज ए गुड मेजर। तो लेट्स होप शी इज सक्सेसफुल इन। मिस नौशीन अमजद जो हैं वो कमिश्नर इनकम टैक्स थी, फिर चीफ कमिश्नर लार्ज टैक्स पेयर हुई हैं, फिर वहाँ मेंबर की पोजीशन पे रही हैं और अब चेयरमैन गई हैं, तो उनको तमाम पता है, एक एक डिपार्टमेंट का तजर्बा है, बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करती थी, उनका भी ट्रस्ट कॉन्फिडेंस ये इंजॉय करती हैं, क्रेडिबल हैं, रिप्यूटेबल ऑफिसर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर वो अब यस मैं हमने चलें, लेट्स ट्राई टू गेट हर ऑन द प्रोग्राम। मैं कोशिश करता हूं, मैं अपनी टीम से भी गुजारिश करता हूं कि चूंकि अभी बात हो रही है, उनकी काफ़ी ताजिर सनतकारों ने उनके मुतालिक मस्बत बात की है, तो लेट्स ट्राई टू गेट हर ऑन द प्रोग्राम और उनसे फिर हम इस बारे में डिस्कस भी करेंगे तफसीली तौर पर कि जो वक्त उनको मिला है इसके अंदर किस तरह से वो बेहतर इस्लाहाती पैकेज ला सकती हूँ। अवाम को भी, जैसे आपने कहा ताजिर सनतकारों को रिलीफ दी, तो चंद चीज़ें हैं अगर उन तक पहुंचे, वो आवाम को भी जितना ज़्यादा रिलीफ दे सकें और जिन चीज़ों के ऊपर जैसे आपने कहा कि माजी के अंदर वो ग्रो की हैं, तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बेनिफिट ले सकें। जी जी, आप बात कर रहे थे। तो हमने बजट प्रपोजल दिया है और हमने बजट प्रपोजल में, क्योंकि कोरोना बजट पे मेरा कॉलम भी आया था, आपने पढ़ा होगा कि हम ये बजट बड़ा क्रूशल है, इसमें हमारी इकॉनमी बिल्कुल लड़खड़ाई हुई है और हमारी सनतें जो हैं बंद हो रही हैं, हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, रेवेन्यू शॉर्टफॉल FBR का तकरीबन 900 बिलियन का है। फिर साथ ही साथ आपने ये देखा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो जॉब्स बेचारों की ख़त्म होके वो वापस आ रहे हैं हज़ारों और लाखों की तादाद में। रिमिटेंसेस पे भी उसका असर पड़ेगा, इस बार तो नहीं पड़ेगा क्योंकि इस बार जो उनको पैसे मिले हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वो बेचारों ने बैंकों से भेज दिए हैं और यहाँ आ गए हैं। अब आइंदा के लिए इनफ्लो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, तो यकीनन रेमिटेंसेस पे भी असर पड़ेगा। तो हमने उन्हें दो बड़ी अहम तजावीज़ दी हैं। एक तो हमने ये कहा है कि ये एक्सपोर्ट सेक्टर्स को, अगर आप एक्सपोर्ट उठाना चाहती हैं तो जो SRO 1125 के तहत मराद मिली हुई थी सेल टैक्स की छूट की, वो बहाल करें। लास्ट बजट में उसको ख़त्म कर दिए। अब एक्सपोर्टर को भी सेल टैक्स देना पड़ता है शिपमेंट पे और बाद में वो रिफंड क्लेम करता है। हालांकि फास्टर निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो डेफर्ड पेमेंट हो जाती है और जब वो फील्ड को भेजी जाती है तो वहाँ से वापस आना, ओवर रूलिंग दूर करके, वो एक लंबा TDS काम है, उसको चेस करना, किसके फोल्डर में गया, कौन हैंडल कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है मैडम नौशीन से कि इसके जो सेकंड मरहला है कि डेफर्ड जो पेमेंट्स हैं जो फील्ड को ओवर रूलिंग दूर करने के लिए भेजते हैं उसको ज़रा सा इम्प्रूव करें कि 2 या 3 दिन में वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी वेरीफाई करके उनको आपको भेज दें। नहीं तो वो मकसद आपका नहीं हो रहा है कि एक मेजॉरिटी अमाउंट जो है वो वैसे के वैसे स्टक हो रहा है। और फिर जनवरी ऑनवर्ड के भी फ्रेश पेंडिंग जो है वो केसेस अभी मेरे ख्याल से पेंडिंग है, उसको करें। लोग बहुत बुरी हालत में हैं। सैलरीज देने के लिए हमारे पास यूटिलिटीज बिल देने के अभी हमने किसी को नहीं निकाला है। मार्च की सैलरी भी पूरी दी है, अप्रैल की भी,
और इंशाल्लाह मई में भी उनको जो नहीं भी आ रहे हैं उनको सैलरी दी जाएगी। लेकिन कैश फ्लो को हमारा इम्प्रूव करना है, जो बिल्कुल स्टक हो गए, चोक हो गए। अच्छा, एक और यहाँ पर गुजारिश ये मेरी जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी है और साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी है कि क्योंकि अब FATF की शराइत जो हैं उनमें छूट के लिए पाकिस्तान को नेगोशिएट करना चाहिए, तो मैं बेग साहब से भी गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ FATF-25 अकाउंट्स खोले गए डॉलर के। अब उन पर आपने जनाब नॉन फाइलर के ऊपर पाबंद कर दिया है कि जनाब वाला वो अब उसमें डिपॉजिट नहीं कर सकता। अगर आप ये जो देखें, जो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रजीम है, इसको कांस्टेंट बनाएं, कंसिस्टेंट बनाएं, तो मैं आपको बता रहा हूँ अवाम पाकिस्तान भर देगी हुकूमती ख़जानों को डॉलर से। आप इस तरह की हरकतें माजी में भी करते रहे हैं। 28 मई 1998 को जो गंद मचाया गया था इस मुल्क के अंदर, उसकी वजह से मुल्क के अंदर ट्रस्ट तबाह हो गया। अब आप फिर जो है वो अवाम का ट्रस्ट जो है अपने ऊपर से उठा रहे हैं। इसके ऊपर तमाम रिस्ट्रिक्शन हटाएं। बेग साहब बताएं बैंकिंग चैनल का कितना एडवांटेज है। अगर हम लोग खुद बैंकों को, निजी बैंकों को भी जो दिया जाता है पैसा, वो भी हुकूमत अपने खाते में डालती है। लोग डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो रिलीफ नहीं। देखिए, ये बहुत अहम नुक्ता है और इन दिनों में बजट प्रपोजल में कुछ आवाज़ आई थी कि कोरोना वेल टैक्स, तो मैंने सख्ती से, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और तमाम बड़ी जितनी ट्रेड इंडस्ट्री के फोरम से उन्होंने कहा कि ये तीसरी गलती होगी नेशनलाइजेशन फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट के बाद अगर आप वेल टैक्स की बात करते हैं। वेल टैक्स पे ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ होता है, डिक्लेयर एसेट्स होते हैं, उनके इनकम पे भी आप टैक्स ले रहे होते हैं। एमनेस्टी में डिक्लेयर करके लोगों ने वेल टैक्स स्टेटमेंट में आपको दे दी। अब आप उन टैक्स अदाशुदा असासों के ऊपर मजीद आप टैक्स की अगर बात करें तो वो डिजास्टर होगा, वो फिर तीसरी बड़ी गलती होगी। और सर एक दफा लग गया ना, कैपिटल हो जाएगा। सर एक दफा लग गया ना तो वो फ्लड टैक्स की तरह हो जाएगा। वो आपको याद है ना फ्लड टैक्स? आपको एक बात यहाँ पे वाजे कर दूं कि दुनिया में सिर्फ 4 ममालिक रह गए, सब ने वेल टैक्स खत्म कर दिया। 2016 में इंडिया ने भी खत्म कर दिया था और पाकिस्तान ने मुशर्रफ शौकत अजीज की दौर में वेल टैक्स को हमसे डिस्कस करके खत्म किया था। लिहाजा जो नहीं मुशर्रफ बोलते हैं, प्लीज देखे, मुशर्रफ साहब प्रोग्राम देखते हैं दुबई के अंदर, वो कहते हैं मेरा भी जिक्र कहीं कहीं किसी प्रोग्राम में तो हो ही जाता है, मुशर्रफ दौर में हुआ, ये कह दें सर। तो वेल टैक्स खत्म किया गया था सोच विचार के बाद, और उसके बाद फ्लाइट ऑफ कैपिटल रुका, मुल्क में बाहर से पैसे आए। आज रेमिटेंसेस 23 बिलियन की आप जो लेके बैठे हैं, जो आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा है तकरीबन। ये मामूली बात नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस बतलाता है कि लोग अपने मुल्क पे, अपने पॉलिसी मेकर्स पे, अपने बैंकिंग सर मैं कहता हूँ आज की तारीख में अगर ये लोग रेमिटेंस का सिस्टम, मैं आपसे, क्योंकि आप बैंकर भी रहे, ओवरसीज पाकिस्तानी भी एक दौर के अंदर काफी अरसा आप मुल्क से बाहर भी रहे, तो मैं सर ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो रेमिटेंस का सिस्टम है ना, इसको और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए कोई आसानी और ज़्यादा दें। मेरा ऐसा ख्याल है कि लोग बाहर से पैसे भेजेंगे, पाकिस्तानियों ने लंदन में, बरतानिया में, नॉर्वे में तकियों में डॉलर ठूसे हुए, पैसे ठूसे हुए, अपनी यूरो ठूसे हुए, गद्दों में ठूसे हुए हैं। इनको मौका दें, ये पाकिस्तान वापस पैसे लेकर आए, इनको स्कीमें दें। क्या कहते हैं आप? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, एक साहब से जानने की कोशिश करता हूं कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को रेमिटेंस फैसिलिटेट करने के लिए क्या और कर सकते हैं। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात यह है कि रेमिटेंस का जो मसला है वो तो बेग साहब ने बड़े आसान तरीके से बयान कर दिया कि उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तो उन्होंने ले ली, भेज दी पाकिस्तान। अब इसके बाद क्या होगा? बेग साहब, एवरीबडी इज नॉट अ बिलियनियर और $1 बिलियन और $1 बिलियन पर्सन। वहाँ मिलियनियर्स भी हैं बहुत सारे पाकिस्तानी, छोटे छोटे पता नहीं कितने काम कर रहे हैं। एक काम तो पाकिस्तानी में पकड़ा हुआ, वहाँ बरतानिया के अंदर घर खरीदते हैं, घर खरीद के घर बेचते हैं या रेंट पे डालते हैं। उनके पास बड़ा $1 इकट्ठा हुआ पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। आप सवाल इतना करते हो, दूसरा आदमी कहता है जब मैंने तुम्हारे साथ सौदा ही नहीं करना। जी, इसका हल बताएं, हल बताएं। देखिए, मैं एक अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि FATF की जो तलवार हमारे साथ लटकी हुई है, और FATF में हमें जो ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, और अभी हम उनके 27 जो रिक्वायरमेंट थी उनको 15 को पूरा किया, और अभी फिर दोबारा जून में जाना था। वो तो खुदा का शुक्र है कि कोरोना वायरस से वो डेफर हो गया, नहीं तो उसके लिए हमारी पूरी टीम और अदर साहब जो हैं वो
फिर दोबारा प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। उनकी ये पाबंदी है कि बाहर अगर 1 लाख से ज़्यादा डॉलर आपके मुल्क में आते हैं तो उसका सोर्स ऑफ फंड भी बतलाई जाए और जो वसूल करा उसकी बोनीफाइडनेस भी। मेन मकसद उनका ये होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही हो और दहशतगर्द फाइनेंसिंग नहीं हो रही हो। FATF ने पूरे दुनिया में वो तमाम प्लग इन कर दिए हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती थी या दहशतगर्दी फंडिंग होती। आप पाकिस्तान में देखिए 4,500-5 हज़ार NGOs थी, आज 300 या 250 रह गए, ये सब बंद कर दिए हैं। हमारी मेक ए विश फाउंडेशन उन बच्चों की जिनकी आखिरी ख्वाहिशें हम पूरे करते थे, उस तक को इतने डॉक्यूमेंट देने पड़े और एजेंसी से उसकी क्लियरेंस हुई है। कहने का मेरा मकसद है अब दुनिया बदल गई। आज अखबार में आया है कि दुबई हब है दहशतगर्द फाइनेंसिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का। दुबई की फिलॉसफी इसी पे चलती है, पैसा आता पैसा लगता है, रियल एस्टेट में लग रहा है, लेकिन अब वो भी नहीं कर सकेगा, ये उसको भी ग्रे लिस्ट में डाल देंगे अनलेस कि वो FATF की कंप्लाइंसेस ना करे। तो दुनिया की काम करने का अंदाज बदलता जा रहा है। हमारे यहाँ पहले देखो सर, अगर आप एक जुमला सर, हमारे यहाँ ऐसे कोई पाबंदी नहीं थी। बाहर से जितना पैसा आप लाएं, आपके अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसमें क्रेडिट भी हो या रुपये में कन्वर्ट हो जाए, उसका कोई सोर्स नहीं पूछा जाता था। इसी तरह अगर आपकी व्हाइट मनी है और आपने फॉरेन करेंसी ली है तो आपका वो डिक्लेयर्ड अकाउंट है अगर, तो उसमें जमा हो जाता था, जमा कर सकते। लेकिन अब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो स्टेट बैंक में एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो ऐसी तमाम ट्रांजैक्शन को नोट करके रिपोर्ट करता है, इंक्वायरी होती है। लिहाजा अब ये आसान नहीं रहा है कि एनी सम बाहर से मंगा ले और यहाँ से डॉलर लेके एक्सचेंज कंपनियों से हम अकाउंट में जमा करा दें। अब FATF के बाद, क्योंकि हम ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी हैं, हमने ये चीज़ें अगर उनकी नहीं मानी तो हम ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे। ब्लैक लिस्ट के माने तबाही है। ब्लैक लिस्ट से फिर कोई हमारी LCs नहीं एक्सेप्ट करेगा, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, हमारे साथ डीलिंग नहीं करेंगे, हमारे पास CPEC के प्रोजेक्ट जहाँ के जहाँ हम रुक जाएंगे। लिहाजा हमारे लिए ये इम्पेरेटिव है कि हम ग्रे लिस्ट से भी निकलें और उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कैश कैरिंग FATF की वजह से बंद कर दी। आप कैश मुल्क में नहीं कैरी कर सकते $10,000 से ज्यादा, और अगर आप कैरी करेंगे डॉलर की शक्ल में या किसी और शक्ल में